जो कि कोटा जिले की पीपलदा तहसील के ग्राम पंचायत बम्बुलिया कला से ताल्लुक़ रखते हैं। मैं बात कर रहा हूँ अमर शहीद श्री जगमाल सिंह जी की। जगमाल सिंह जी को शहीद हुए आज लगभग 60 वर्ष हो चुके हैं। इन 60 वर्षों में जिस प्रकार एक शहीद को उपेक्षा का शिकार बनाया गया, जिस प्रकार राजनीतिक रूप से शहीद को हाशिए पर रखा गया, वो शहीद कभी कुछ व्यक्त कर पाता, वो शहीद कभी कुछ बोल पाता, जगमाल सिंह जी कभी कुछ बोल पाते, तो वो आपसे क्या बात करते, हम सबसे क्या बात करते। कल्पना के माध्यम से आज जगमाल सिंह जी का पत्र आप सभी को सुनाता हूँ। जय हिंद। मैं भारतीय सेना की आयुध कोर से गनर जगमाल सिंह बोल रहा हूँ। आज 60 वर्ष हो गए मुझे शहीद हुए। व्यक्तिगत तौर पर कभी बोलकर आपको अपनी भावनाएं अवगत नहीं करवा पाया, पर आज मैं इस वीडियो के माध्यम से आपसे बात कर रहा हूँ, आपके बीच अपनी भावनाएं रख रहा हूँ। आप जानते हैं 19 नवंबर 1962 को मैंने आपके गांव बम्बुलिया कला का नाम रोशन करते हुए भारत माता की सेवा में अपने प्राणों को न्योछावर कर सर्वोच्च बलिदान दिया है। आज अधिकांश लोग जानते भी नहीं, गांव के बच्चों को पता ही नहीं, युवा पीढ़ी को पता ही नहीं जगमाल सिंह जी कौन थे, कब शहीद हुए, किन परिस्थितियों में शहीद हुए, इनके साथ क्या हुआ, कहाँ के रहने वाले थे, किस परिवार से ताल्लुक़ रखते थे, कोई नहीं जानता। जगमाल सिंह जी बम्बुलिया कला गांव के रहने वाले थे। धीरेन्द्र प्रताप सिंह जी हाड़ा, जिनको डीपी सिंह हाड़ा के नाम से जानते हैं, इनके बड़े भाई जगमाल सिंह जी ही थे। जगमाल सिंह जी अपनी बात कहते हैं कि बच्चों, मैं भारतीय सेना की आयुध कोर में तैनात था। वर्ष 1962 में अचानक भारत चीन युद्ध प्रारंभ हुआ। युद्ध एक ऐसी अवस्था में पहुंच चुका था जहां पर चीन भारत पर हर कदम पर भारी पड़ रहा था। चूँकि इस युद्ध में चीन को भारत की सीमा से खदेड़ भगाने के लिए मुझे भी मेरी बटालियन के साथ सीमा पर भेजा गया, जहां भारी तोप और गोला बारूद इनका इस्तेमाल कर चीन को भारत की सीमा से बाहर खदेड़ भगाने की जिम्मेदारी हम पर थी। वह 19 नवंबर 1962 की रात थी, जब मैं कंपनी कमांडर के आदेशों पर अपनी LMG गन के साथ बंकर पर तैनात था। इधर बंकर की साइड हम कुछ 100 सैनिक, सामने हजारों की संख्या में चीनी सैनिक खड़े थे। साधन संसाधन हमारे पास कुछ नहीं, सीमित मात्रा में गोला बारूद। उस समय हमारे देश की आर्थिक स्थिति भी इतनी ठीक नहीं थी। आपने मीडिया में पढ़ा होगा, आज भी आप अखबारों में पढ़ते होंगे कि उस समय स्थिति ये थी कि देश अपनी सेना को ठंड से बचाने वाली विशेष वर्दियां और ठंड से बचाने वाले स्पेशल जूते उपलब्ध नहीं करवा पा रहा था। सभी सैनिकों की तरह ही मैं भी एक साधारण सूती वर्दी, जो रोज़मर्रा जीवन में हम पहनते हैं, और साधारण जूतों के साथ कंपनी कमांडर के आदेशों पर दुश्मन से लोहा ले रहे थे। एक तरफ बर्फीली हवाएं चल रही थी, तो दूसरी तरफ चीन की सीमा से आती दंडनाती गोलियां और तोपों के गोले। लेकिन इन सब के बावजूद हमारे अंदर जज्बा था, हौसला था, तो केवल ये कि हमें हमारी मातृभूमि की रक्षा हर हाल में करनी है, चाहे हमारे प्राण ही क्यों न चले जाए। ऐसी विषम परिस्थिति की एक साधारण
व्यक्ति यदि खड़ा हो जाए तो 1 सेकंड वहां जीवित न रह सके। हार्ट गला देने वाली ठंड, चारों ओर बर्फ ही बर्फ, घुटनों घुटनों बर्फ में चलकर कमर कमर तक बर्फ में दबकर हमारे हाथों में मजबूती से हम अपनी अपनी बंदूकों को थामे चीन का मुकाबला कर रहे थे। अचानक रात के 2 से 3 बजे के बीच चीन की ओर से तेज हमला शुरू हुआ। हमने जवाबी कार्रवाई में पूरी ताकत के साथ उस हमले का जवाब दिया, लेकिन धीरे धीरे हमारे पास गोला बारूद खत्म होने लगा। हमने मैदान पर मदद के लिए मैसेज भेजे, सप्लाई आने भी वाली थी कि अचानक मैदान पर बने कैंप से हमारा संपर्क टूट गया। मैदान पर बने कैंप ने हमसे संपर्क करने की बहुत कोशिश की, लेकिन कैंप को क्या पता, नीचे बैठे जवानों को क्या पता कि हम उस सफ़ेद बर्फ की घाटियों में तिरंगे के सफ़ेद रंग में समा गए। वो रात हमारी आखिरी रात रही। हमारे लिए कभी सूरज उगा ही नहीं। शरीर में जब तक जान थी, खून की आखिरी बूंद शरीर में थी, आखिरी सांस बाकी थी और आखिरी गोली हमारे पास थी, हम मजबूती से लड़े। और ऐसी स्थिति आ गई हमारे पास कि हमारे पास लड़ने के लिए गोलियां नहीं बची, तो हम खाली हथियार लेकर, खाली बंदूकों को लकड़ियों लठों की तरह इस्तेमाल करते हुए दुश्मन पर टूट पड़े और अंत में लड़ते लड़ते भारत माँ के लिए अपने आप को न्यौछावर कर दिया। गांव बम्बुलिया कला में खबर आई कि जगमाल सिंह जी भारत माता की सेवा में शहीद हो गए। तुम्हें पता है, जब कोई सैनिक शहीद होता है तो उसके शव पर, उसकी देह पर घर वालों का अधिकार होता है। उसकी देह विधिवत राजकीय सम्मान से अंतिम संस्कार के लिए, अंतिम विदाई के लिए घर वालों के सामने लाई जाती है, अपने गांव लाई जाती है, जन्मस्थली लाई जाती है, जहां विधिवत तरीके से उसका अंतिम संस्कार किया जाता है। ये प्रत्येक सैनिक के साथ होता है। आपने देखा है जो जो शहीद होता है। आप जानते हैं, हम उस परिस्थिति में शहीद हुए कि जहां हमें अंतिम संस्कार तो छोड़कर हमारी देह तक नहीं आ पाई। न सेना द्वारा हमारा अंतिम संस्कार हो पाया, न परिवार द्वारा। हमारा शरीर कहाँ गया, किस परिस्थिति में गया, गिद्धों ने नोच खाया या दुश्मनों ने हमारे शरीर के टुकड़े टुकड़े कर डाले, किसी को कोई खबर नहीं। शरीर कहाँ गया कोई अता पता नहीं। परिवार तक पहुंचा तो केवल मेरी वर्दी, मेरे जूते, मेरी तस्वीर और जो मेरे रोजमर्रा के सामान जो नीचे कैंप में रखे हुए थे मेरे, वो घर तक आए। आज 60 वर्ष हो गए। मेरा शरीर कहाँ है, किस अवस्था में है, किस तरह है, किसी को नहीं पता। लेकिन मुझे इस बात का बिल्कुल दुख नहीं। मुझे गर्व है, मेरे शरीर का टुकड़ा टुकड़ा कट गया, लेकिन मैंने भारत माता के लिए सर्वोच्च बलिदान दिया। मुझे गर्व है कि मैंने अपनी मिट्टी के गौरव को मिट्टी में न मिलने दिया, अपने देश के नाम को, अपने मातृभूमि के नाम को कलंकित न होने दिया। जो जिम्मेदारी मुझे मेरे कंधों पर सौंपी गई थी, आप सबने मुझ पर जो विश्वास जताया था, मैंने रक्त की अंतिम बूंद बहाकर, श्वास का अंतिम श्वास को जीकर उस जिम्मेदारी को निभाया, आपके विश्वास को आपके गौरव में तब्दील कर दिया। मैं शरीर वापस नहीं आ पाया आज दिन तक, मुझे बिल्कुल दुख नहीं। हाँ, दुख है तो केवल एक बात का, मेरे मन में पीड़ा है तो केवल एक बात की, एक ही बात से आज भी मैं दुखी होता हूँ। मुझे दुख है इस बात का कि जिन लोगों के लिए मैं लड़ा, जिन लोगों के लिए मैं लड़ा, जिस देश के लिए मैं लड़ा, जिन लोगों के लिए मैंने अपना जीवन सर्वस्व कुर्बान किया, आज वही लोग मुझे भूल गए। वही लोग मुझे भूल गए। अरे मैं सीमा पर किसके लिए लड़ा था? अपने लिए, स्वयं के लिए तो नहीं लड़ा था। मैं देश के लिए सीमा पर लड़ा था, आप लोगों के लिए सीमा पर लड़ा था। मुझे आपकी सेवा करने का अवसर मिला, देश की सेवा करने का अवसर मिला। मैंने अपने प्राण देकर भी आपकी सेवा की।
मुझे गर्व है इस बात का। मेरे पास यदि 2 जीवन भी होते या 100 जीवन भी होते, मैं हंसकर अपने देश पर, आप लोगों की सुरक्षा के लिए, आप लोगों के सम्मान की रक्षा के लिए मैं आप पर लुटा देता। लेकिन दुख इस बात का है कि हर साल आप, जिस गांव का मैं रहने वाला था, जिस गांव में मैंने जन्म लिया, हर साल आप लोग स्वतंत्रता दिवस, अपना गणतंत्र दिवस मनाते हैं। आपके पास स्वयं के लिए समय होता है, आपके जनप्रतिनिधियों के लिए समय होता है, सरपंच, उपसरपंच, तमाम नेताओं के लिए समय होता है। क्या मेरे लिए इतना भी समय नहीं कि 2 मिनट का समय निकालकर आने वाली जो पीढ़ी, आपकी युवा पीढ़ी है, उसको मेरे बारे में कुछ बता सके? थोड़ा सा भी आप बता सके कि मैं कौन था, मैं कहाँ का रहने वाला था। आप लोगों ने तो अपने निजी स्वार्थ के लिए, अपनी राजनीतिक महत्वाकांक्षाओं के चलते मुझे गुमनाम सा कर दिया। क्या मैं बस इतना मुझे पीड़ा है कि क्या 1962 के बाद आज दिन तक आपकी पंचायत के कोष में 5 से 50 हजार रुपये अतिरिक्त नहीं आए कि मेरा एक स्मारक बन सके? क्या एक शहीद सैनिक के लिए आपके मन में इतना सा सम्मान नहीं कि उसका एक स्थल स्मारक बनाकर उसको सम्मान दिया जा सके? मैंने अपना जीवन देकर इस देश की सेवा की है, और यकीन मानिए मेरे पास 100 जीवन भी होते, मैं हंसकर आप पर कुर्बान कर देता। और जीवन देकर मैंने आपकी सेवा की है, और मरने के बाद भी, मेरे शहीद होने के बाद भी, मेरी निजी सुविधाओं के लिए मेरी माताजी को सरकार द्वारा ऑफर दिया गया था कि आप चाहें तो कोटा में एक मकान बनाकर ले सकते हैं, और यदि आप चाहें तो 2 कमरों का आपका जो स्कूल है, इसे क्रमोन्नत करके आपके बेटे के नाम पर इस स्कूल को किया जा सकता है, ताकि स्मृति उनकी शेष रहे। मेरी माताजी ने मकान के प्रस्ताव को ठुकरा दिया कि मकान तो बनते रहेंगे, लेकिन बेटे की स्मृति में यदि ये विद्यालय क्रमोन्नत होकर आगे बढ़ता है और बेटे की स्मृतियाँ यहाँ शेष रहती है, तो ये गौरव का विषय होगा हम सबके लिए कि बेटा जीते जीते देश की सेवा कर गया, और मरने के बाद भी, शहीद होने के बाद भी गांव के बच्चों को उसके माध्यम से शिक्षा मिलेगी और उच्च शिक्षा मिलेगी। ये उसकी एक और सेवा हो जाएगी। तो मैं तो उस मकाम पर आ गया कि जीते जी भी मैंने आपकी सेवा की, और आज देखिए मरने के बाद भी निरंतर आपको, आपके बच्चों को, आपके बच्चे के बच्चों को 60 साल से निरंतर मेरी स्मृतियों में बने विद्यालयों में शिक्षा प्राप्त करवा रहा हूँ। लेकिन मेरा इतना सा आपसे कहना है कि मेरी स्मृति में जिन भवनों में आप पढ़ रहे हैं, आपके बच्चे पढ़े हैं, आपके जिन बच्चों के पिता भी पढ़े हैं, क्या उनके मन में इतनी सी संवेदना नहीं कि मेरी स्मृति में जो भवन बने हैं उनका नामकरण मेरे नाम पर करवा सको? क्या आपके हृदय, आपके मन इतने छोटे हो गए कि शहीद के नाम के लिए आपके दिलों में थोड़ी सी जगह नहीं है? इन विद्यालयों पर बड़े शान से कभी अटल भवन लिखा जाता है तो कभी राजीव गांधी भवन। एक बार भी आपके मन में ख्याल नहीं आया कि जिस शहीद की याद में ये भवन बने हैं उस शहीद का नाम भी इन पर लिख दिया जाए? मैं किस तरह तुमसे शिकायत करूं? मुझे बड़ा दुख है। मुझे दुख इस बात का है कि राजनीतिक, जातिगत, व्यक्तिगत ये कोई मुद्दा ऐसा नहीं था, या मेरा विषय कोई ऐसा नहीं था जो राजनीतिक हो, जातिगत हो या व्यक्तिगत हो। मेरा विषय इस व्यक्ति का, जहां तक मैं जीवित था, हो सकता है वहां तक व्यक्तिगत या राजनीतिक रूप से आप लोग मुझे देखते हो, लेकिन एक शहीद होने के बाद तो मैं एक सामाजिक व्यक्ति हो गया। लेकिन आपने क्या किया? आपने मुझे सियासी खेल का मोहरा बनाकर 60 सालों तक मुझसे खेलते रहे, मेरी भावनाओं से खेलते रहे। मैं आज आपके बीच नहीं हूं, मैं आज आपके बीच नहीं हूं, पर कोशिश कीजिए कि मेरी स्मृतियां आपके बीच बनी रहे। मैं आपसे कुछ ज़्यादा नहीं मांगता, केवल इतना सा मांगता हूं कि मैं जिस सम्मान का हकदार हूं, मेरा जिस तरह सम्मान होना चाहिए, जिस तरह प्रेम होना चाहिए आपके दिलों में, कम से कम वो प्रेम और सम्मान तो मुझे मिले। आज़ादी के इस अमृत महोत्सव की आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। आपका शहीद जगमाल सिंह, गनर, सेना आयुध गोरिलाबाद, भारतीय सेना। जय हिंद, जय भारत।